Good morning to all. Welcome back to Polpath and my name is Pritma Singh. आज हम आईआर पर प्रैक्टिस करेंगे यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय संबंध के क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे और ये अंतरराष्ट्रीय संबंध की जो प्रैक्टिस है उसका दूसरा है पार्ट। पहला पार्ट कल पब्लिश हो चुका है, आज ये दूसरा पार्ट है। अगर कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिखें तो तीसरा पार्ट भी जाएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहें और कोई भी वीडियोस मिस ना हो, क्योंकि इस समय जो भी वीडियोस निकल रही हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, बिहार शिक्षक भर्ती की जो है उससे टीजीटी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का जो भी सिलेबस है उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट अभी वीडियोस सारी मेरी निकल रही हैं। तो ये आप मेक श्योर करें कि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो यदि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो सभी टॉपिक्स पर। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत के विदेश नीति निर्माताओं के लिए तो क्या कह रहा है कि भारत के विदेश नीति निर्माताओं के लिए भारतीय प्रवासी समूह पर हो रही बहस को क्यों प्रमुखता मिली। तो प्रमुखता क्यों मिली ऑप्शन में दिए गए हैं कि भारत में वैश्वीकरण प्रक्रिया की मजबूरियां, बी ऑप्शन क्या कह रहा है कि यूएस की बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति के कारण, और जबकि सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है कि पश्चिम एशिया के प्रति भारत का आर्थिक रुझान, और डी कह रहा है कि भारतीय समुदाय में पुनरुत्थान। तो देखो जो भारत की विदेश नीति निर्माताओं ने ये जो प्रवासी समूह पर हो रही बहस को प्रमुखता दी, ये इसलिए दे दी क्योंकि जो भारत में वैश्वीकरण प्रक्रिया की जो मजबूरियां थी, वैश्वीकरण के कारण जो भारत के सामने जो भी कुछ जरूरतें थी, मजबूरियां थी, उसके कारण एग्जाम्पल के रूप में आप देखें कि जब ये 1991 में फॉरेक्स रिजर्व कम हो जाता है तब उस वहां से मदद मिलती है, ठीक है। और जो ये भारतीय मूल के निवासी बाहर रहते हैं इसमें, और फिर ये 1998 में जब भारत पर प्रतिबंध लग जाता है पोखरण परीक्षण के बाद, तब इन जो ये भारतीय मूल के जो लोग हैं इनका अमेरिकी कांग्रेस में इनकी काफी पैठ है, काफी पहुंच है वहां पर। तो वहां पर जो है इन लोगों ने जो भारत सरकार के प्रवक्ता बनकर के वहां काम किया, ठीक है। लॉबीकर्ता जो थे भारतीय मूल के, उन्होंने भारतीय सरकार के प्रवक्ता बनकर के काम किया और वो प्रतिबंध हटाने में काफी इनका रोल रहा है। और साथ में जब ये जो फॉरेक्स रिजर्व कम हो जाता है तो वहां से भी ये भारतीय जो समुदाय के लोग होते हैं फॉरेक्स रिजर्व मतलब भारत में जो है क्या फॉरेक्स ये रिजर्व भेजते रहते हैं, तो उससे काफी भारत के विकास में अहम भूमिका जो है ये रिजर्व जो है प्ले करता है। तो ये इनका इतना महत्व है, इस तरह की चीजों में जब इन्होंने इतना बड़ा रोल प्ले करने किया है तो इसलिए इनको प्रमुखता मिली है। तो यहाँ पर यह है कि भारत में वैश्वीकरण प्रक्रिया के चलते जो मजबूरियां उत्पन्न हुई और उनमें फिर इनका जो रोल हुआ, जो भारतीय मूल के लोग हैं उस वजह से हुआ, ठीक है। चलिए देखेंगे आगे, यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कॉन्सेप्ट को समझते रहेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर भी आएगा तो भी आप कर पाएंगे। यदि सिर्फ टिक करेंगे और कॉन्सेप्ट को बिना समझे निकल जाएंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा भी सेंटेंस को चेंज करेगा तो आप वहां उलझ जाएंगे, इसलिए कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय संबंध के नौ यथार्थवादी सिद्धांत से संबंधित केंद्रीय विषय नहीं है। नौ यथार्थवादी की बात हो रही है यहाँ पर। ऑप्शन है कर्ता अराजक परिवेश में प्रतिक्रिया करते हैं, बी कह रहा है कि कर्ता में अविश्वास और भय का होना सुरक्षा दुविधा की समस्या उत्पन्न करता है, सी कह रहा है कि राज्य सतत एकाधिकार पूंजीवाद की प्रक्रिया में क्रियाशील होते हैं, जबकि डी कह रहा है कर्ता के व्यवहार का मुख्य निर्धारक क्या है, संरचना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा राइट होगा वो देख लेते हैं पहले हम। इसमें जो है गलत पूछ रहा है, यानी कि जो केंद्रीय विषय नहीं है वो पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। राज्य सतत एकाधिकार पूंजीवाद की प्रक्रिया में क्रियाशील होते हैं। तो देखो यहाँ पर जो अंतरराष्ट्रीय संबंध के जो नौ यथार्थवादी सिद्धांत से संबंधित जो भी केंद्रीय विषय हैं वो क्या है, पहला है, दूसरा है और ये तीसरा है। जो केनेथ वॉल्टेज है इन्होंने नौ यथार्थवादी हैं ये, और इन्होंने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक कौन सी है,
द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इनकी पुस्तक है, और उसी में इन तीनों जो केंद्रीय विषय हैं इनकी बात की है। ये ए, बी एवं डी इसकी बात की है। नव यथार्थवादी ये मानते हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था होती है, इसमें क्या होता है कि कोई सत्ता ऐसी नहीं होती कि जो सारे नियम कानून को लागू कर सके, मतलब एनफोर्स कर सके, उसको सभी माने ही माने। यहाँ पर जो राज्य होते हैं वो प्रभुसत्ताधारी इकाई के रूप में कार्यरत होते हैं, यानी कि सब अपने-अपने में क्या होते हैं, प्रभुसत्ता संपन्न होते हैं। तो कोई ऐसा यहाँ पर ऐसी सत्ता नहीं है जो नियम और कानून को लागू कर सके। तो यहाँ कहते हैं कि अराजकता होती है। और इसी विषय में केनेथ वॉल्ड्रिज ने अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ कौन सी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इसमें जो है ये 3 केंद्रित जो विषय हैं इनकी बात की है। यहाँ पर सी ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, जितने भी लोग देख रहे हैं सबसे पहले तो सेशन को लाइक कर देंगे, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, जिससे आपको मेरी सारी वीडियोस मिलती रहें। ठीक है, और आपको वीडियोस मिलती रहे, हमें मोटिवेशन मिलता रहे, दोनों चीजें। और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय संधियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। जो ये संधियां हुई हैं इनको ऑर्डर में लगाना है। कौन कौन सी है? संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर, दूसरा है वेस्टफेलिया की संधि, तीसरा है वर्साई की संधि, और चौथा है यूट्रेस्ट की संधियां। तो इन सभी को आपको सही क्रम में लगाना है। क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको ऑप्शन दिख जाए। ठीक है, और तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगी? ये वेस्टफेलिया की संधि आ जाएगी। उसके बाद क्या आएगा? ये यूट्रेस्ट की संधि आ जाएंगी। फिर क्या आएगा? अगर देखें तो इसके बाद आ जाएगा वर्साई की संधि, और फिर आ जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर। ठीक है, ये सभी आ जाएंगी। अगर हम बात करें वेस्टफेलिया की संधि कब है, तो ये आएगी वेस्टफेलिया की 1648 में आती है ये। ठीक है, और यूट्रेस्ट की संधियां 1773 में आएगी, 1773 में आएगी। और वर्साई की संधि जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद होती है, तो ये 1919 में आएगी। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर जो है ये आप सभी को पता है कि 1945 में जो है आता है। ठीक है, तो ये सब हैं। अब इनको ऐसे ही लगा लें आप सब, ये पहला, फिर दूसरा, उसके बाद तीसरा और चौथा। तो ऑप्शन बी आपका जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी डी सी ए। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। यहाँ पर भी आपको जो नहीं है वो निकालना है। ठीक है, क्या है कि जैसे मोहम्मद पाकिस्तान से संबंधित है, आयरिश रिपब्लिक आर्मी आयरलैंड से संबंधित है, और एलटीटीई भारत से संबंधित है, जबकि आईएसआईएस सीरिया से संबंधित है। तो जो जैसे मोहम्मद है ये पाकिस्तान से संबंधित है, ये राइट है बिल्कुल। ठीक है, तो ये जो जैसे मोहम्मद है ये पाकिस्तान में कार्यरत है, उससे संबंधित है, और ये इसका मेन क्या है, इसका मेन उद्देश्य है कि जो कश्मीर है उसको भारत से अलग करके पाकिस्तान में मिला देना। और मौलाना मसूद अजहर जो है इसका नेतृत्व करता है, और ये फॉर्म कब होती है? 2000 में ये फॉर्म की जाती है। ठीक है, आयरिश रिपब्लिक आर्मी जो है आयरलैंड का एक क्रांतिकारी संगठन था जो ब्रिटिश शासन से आजादी के लिए ये संगठित मतलब गठित किया गया था। ठीक है, और ये एलटीटीई ये भारत से ना होकर के कहाँ से है? ये श्रीलंका से संबंधित है, श्रीलंका से संबंधित है। ठीक है, तो यही ऑप्शन आपका जो है नहीं सही है, तो यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, आंसर आपका यही हो जाएगा। और ये एलटीटीई क्या है कि श्रीलंका में ये भी एक जो है अलगाववादी संगठन था, और जो भारतीय मूल के तमिल थे उनके लिए एक पृथक वहाँ श्रीलंका के अंदर ही एक पृथक जो है राज्य की मांग कर रहा था। ठीक है, और 2009 में जो श्रीलंकाई सरकार ने एक विशेष अभियान चला करके इसको नष्ट कर दिया है। लिट्टे, इसको शॉर्ट में लिट्टे भी बोलते हैं। तो ये श्रीलंका से संबंधित है और यही गलत है, बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था। तो पहला प्रधानमंत्री कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना थे, जियाउल हक थे, लियाकत अली थे, या अयूब खान थे। तो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? लियाकत अली थे। ये लियाकत अली जो थे ये अंतरिम सरकार यानी कि जब तक भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था तो अंतरिम सरकार में भी ये एक क्या थे? नेता थे। तो ये क्या थे? 1946 से 14 अगस्त 1947 यानी कि विभाजन होने तक ये वित्त मंत्री थे। कहाँ? अंतरिम सरकार में, जो भारत की अंतरिम सरकार थी उसमें ये
लियाकत अली क्या थे? वित्त मंत्री थे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आगे देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन बी आपका जो है राइट हो गया। अगला क्या है कि निम्न में से कौन यथार्थवादी सिद्धांत के समर्थक नहीं है? तो कौन नहीं है? हंस जे मार्गेंथाउ हैं? नहीं है, नहीं पूछ रहा है। केनेथ डब्ल्यू थॉमसन नहीं है, या जॉर्ज एफ केनन नहीं, या जोसेफ नाई नहीं है। तो ये जो हंस जे मार्गेंथाउ हैं, तो ये तो यथार्थवादी हैं, और जो ये केनन है ये भी हैं, केनेथ डब्ल्यू थॉमसन ये भी हैं, क्योंकि इन्होंने मार्गेंथाउ के साथ मिलकर के अपनी पहली बुक पब्लिश की थी। जो जोसेफ नाय हैं यही नहीं है। ये क्या है कि इन्होंने जो है, ये जो जोसेफ नाय हैं तो रॉबर्ट कोहेन के साथ मिलकर के नौ उदारवादी अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नौ उदारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो जोसेफ नाय नहीं है, यही आपका ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विकास वह है जो भविष्य की पीढ़ियों को अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है। यह परिभाषा किससे संबंधित है? मानव विकास से संबंधित है, सतत विकास से संबंधित है, राजनीतिक विकास से संबंधित है, या सहस्त्राब्दी विकास से संबंधित है। तो ये बहुत ही फेमस परिभाषा है, और ये सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है, कि बिना भविष्य की जो संपदा है, भविष्य की पीढ़ियों के लिए संपदा भी बचाओ और साथ में अभी डेवलपमेंट भी चलता रहे। ऐसी जो है विकास, ऐसा विकास होना चाहिए कि जो इस समय की जरूरतें भी पूरी होती रहें, और साथ में जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए जो प्राकृतिक हमारे संसाधन हैं वो भी बचे रहें, एकदम से वो खत्म ना हो जाएं। यही जो है सतत विकास की परिभाषा है सबसे अच्छी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रेबिस थीसिस का संबंध है, जो प्रेबिस थीसिस है, ये थीसिस है जो प्रेबिस राउल प्रेबिस थे, इनकी थीसिस है। ठीक है, तो इनका संबंध किससे है? विकास के सिद्धांत से है, क्रांति के सिद्धांत से है, लोकतांत्रिक शासन के सिद्धांत से है, या प्रतिरोध के सिद्धांत से है? ये कहाँ थे? अर्जेंटीना के जो ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, और इन्होंने अपनी स्टडी किस पर की थी? जो लैटिन अमेरिका थी उस पर इन्होंने स्टडी किया था अपनी। और ये मतलब बताते हैं कि जो परंपरागत जो सिद्धांत हैं, विकास के परंपरागत सिद्धांत हैं, वो जो अल्प विकसित देश हैं, यानी कि जो विकासशील देश हैं, जो अभी विकसित नहीं हुए हैं, तो उनके लिए वो सुटेबल नहीं है, उनका वो विकास नहीं कर सकते हैं। तो और इन्होंने क्या है, अपनी स्टडी जो है लैटिन अमेरिका पर की थी, और अपना थीसिस भी दिया था। तो प्रेबिस थीसिस वही किससे संबंधित है? विकास विकास के सिद्धांत से संबंधित है, क्योंकि इन्होंने परंपरागत सिद्धांत को क्या नकार दिया था कि ये जो है अल्प विकसित देश है उनके लिए सुटेबल नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन समुदाय आधारित सतत विकास के सिद्धांत के लिए जानी जाती है? तो जियोनी अर्धी थी, या अर्जुन अप्पादोराई थी, या एलिनॉर ऑस्ट्रॉम थी, या डेविड हिल थे? कौन से थे? तो यहाँ पर जो ऑप्शन एलिनॉर ऑस्ट्रॉम थी ये सही हो जाएगा। ये क्या है? ये जो समुदाय आधारित सतत विकास के सिद्धांत के लिए इनको जाना जाता है। 2009 में इनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला है। ये पहली महिला है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, किसमें? अर्थशास्त्र में। ठीक है, और इन्होंने जो इनकी एक पुस्तक आती है क्या कि जो सामूहिक धरोहर पर शासन, यानी कि गवर्निंग ऑफ कॉमन्स, कब? 1990 में आती है, 1990 में ये आती है। इसमें ये बताते हैं कि जो सामूहिक धरोहर है और जो जिस पर सभी का अधिकार है, उनको कैसे रेगुलेट किया जाए, उनको कैसे नियमित किया जाए कि जो है शासन भी सारी चीजें सुचारू रूप से चलती रहें, और साथ में जो अत्यधिक खपत है उसको भी रोका जा सके, यानी कि अव्यवस्था भी ना हो, और जो ज्यादा खपत है उसको भी रोका जा सके। तो कॉमन्स जो मतलब जिस पर पूरी दुनिया का जो है अधिकार है उसे कॉमन्स बोलते हैं। तो यही है इनका, यानी कि समुदाय आधारित सतत विकास पर इन्होंने अपना जो है विचार दिए थे। ठीक है, एलिनॉर ऑस्ट्रॉम, इनकी बुक है फेमस, वो भी आप ध्यान रखिए, सामुदायिक जो संसाधन है इन पर शासन। इसका सही है सामुदायिक धरोहर पर शासन, यानी कि गवर्निंग ऑन कॉमन्स। आती कब है? 1990 में आती है। ठीक है, आगे देखेंगे, अल्प विकास का आंद्रे गुंदर फ्रैंक का सिद्धांत किस पर आधारित है? जो अल्प विकास का सिद्धांत दिया गया है किसके? आंद्रे गुंदर फ्रैंक के द्वारा। ये किस पर आधारित है? टेक ऑफ संकल्पना पर,
या महानगर उपग्रह संबंधों पर, या सामूहिक क्रिया पर, या समान समुच्चयन संसाधन पर? इस पर जो है ये आधारित है। तो यहाँ पर देखो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। महानगर उपग्रह संबंधों पर। जो ये आंद्रे गुंडर फ्रैंक है, ये क्या कहते हैं कि जो ये महानगर होते हैं, जो महानगर होते हैं उनके आसपास जो छोटे-छोटे यानी देश हुए, तो ये क्या उपग्रह हो जाते हैं। तो महानगर क्या होते हैं, ये अतिरिक्त लाभांश पूंजीवादी व्यवस्था में ये अतिरिक्त लाभांश ले लेते हैं। इससे जो उपग्रह होते हैं, जो मतलब छोटे राष्ट्र होते हैं, या इनको उनकी भाषा में उपग्रह कह सकते हैं, महानगर उपग्रह, तो उनको जो है वो लाभ नहीं मिल पाता है और उनकी विकास उस तरह से नहीं हो पाता है। तो उनके विकास को ये नेगेटिव उसमें प्रभावित करते हैं उनसे, और ये कहते हैं कि जो अल्प विकसित देश हैं, अगर इनसे जितना कम जुड़े होंगे, कनेक्शन महानगरों से जितना कम होगा, उनका विकास उतना अच्छा होगा, और जितना ज़्यादा इनसे जुड़ जाएँगे, तो उनका विकास अच्छा नहीं होगा, नेगेटिव वे में उनका विकास जाएगा। तो ये कहते हैं कि एक प्रकार से वहाँ पर इनका शोषण होता है, किस-किस अलग-अलग, तो यहाँ बहुत सारे तरीके होते हैं। तो जो महानगर से जुड़े होते हैं छोटे-छोटे देश, बड़े राज्य, कॉमन भाषा में देखें तो बड़े राष्ट्रों से, जो बड़े-बड़े प्रभावशाली देश हैं, उनसे जब छोटे देश जुड़ जाते हैं, तो उनका विकास अवरोधित हो जाता है। यही ये बताते हैं कि अल्प विकास जो है, महानगर उपग्रह संबंधों पर इनका जो है सिद्धांत ये आधारित है। ये इसमें ये यही बातें बताते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका जो है राइट होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे नीति विज्ञान का जनक माना जाता है? ऑप्शन में आपके सामने है हेरोल्ड लॉसवेल, हर्बर्ट साइमन, डेविड ईस्टन, या चार्ल्स लिंडब्लोम। तो जो नीति विज्ञान का जनक हेरोल्ड लॉसवेल को माना जाता है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सेशन को सभी लाइक कर देंगे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना है आपको, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1991 की नई आर्थिक नीति पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है कि उदारीकरण का अर्थ है निजी क्षेत्र पर सरकारी नियंत्रण में कमी, परिणाम स्वरूप पूंजीपति की तुलना में श्रमिकों की सौदेबाजी की स्थिति में गिरावट आई है। सेकंड कह रहा है निजीकरण की नीतियों के तहत देश में कई महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को निजी कंपनियों को बेचा जा रहा है, जिनसे देश में श्रमिकों और ट्रेड यूनियन के लिए नई चुनौतियां खोल दी हैं, ठीक है। तो 1991 की आर्थिक नीति के बारे में बात हो रही है, और इसमें जो है सही कथन पर आपको विचार करना है, ठीक है। तो क्या है, इनमें से कौन सा कथन सही है वो देखना है। केवल एक, केवल दो, ना तो एक ना ही दो, या एक और दो, दोनों सही। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, यानी कि ये दोनों ही क्या है, दोनों ही राइट है यहाँ पर, क्योंकि 1991 में जो है ये उदारीकरण और निजीकरण, ठीक है, वैश्वीकरण, इन सब के लिए जो है ये सब शुरू कर दिया गया था नरसिम्हा राव जी के कार्यकाल में। उस समय नरसिम्हा राव जी पीएम थे, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि इसे पुनर्संरचना कार्यक्रम का नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। और जब ये इस तरह से निजीकरण, उदारीकरण, ये सब चीजें होती हैं, तो जो ये श्रमिक और ट्रेड यूनियन होते हैं, इनके सामने जो है नई चुनौतियां खड़ी हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है, जब व्यवस्था चेंज होती है तो नई नई चुनौतियों को सामना करना पड़ता है, जो उस व्यवस्था से जुड़े हुए लोग होते हैं, संबंधित लोग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी यानी कि दोनों ही सेंटेंस सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन इंडिया, नेशन स्टेट एंड डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ग्लोबलाइजेशन इंडिया, और उसका सब टाइटल है नेशन स्टेट एंड डेमोक्रेसी नामक पुस्तक, एंड डेमोक्रेसी, यहाँ तक आपका सब टाइटल है। इस पुस्तक के जो है लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक सीपी भामरी जी हैं, ठीक है। सीपी भामरी जी हैं इसके लेखक। ये सब जो है जैसे पीजीटी पे और या DSSB में इस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं, और सारे इंपॉर्टेंट हैं पीजीटी लेवल पे। तो आप इनको ध्यान से पढ़िए और कहीं नोट डाउन कर लीजिए। ये आपको जो है, क्योंकि आयोग का कुछ पता नहीं चलता वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, तो सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपके नॉलेज में होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नांकित में से किस वर्ष में जम्मू और कश्मीर में संघर्ष विराम रेखा से संबंधित कराची समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो देखिए, संघर्ष विराम, जम्मू और कश्मीर में संघर्ष विराम यानी कि रेखा, संघर्ष विराम रेखा से संबंधित किए गए थे हस्ताक्षर। तो ये किया गया था जुलाई 49 में किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर
सही हो जाएगा। और इससे स्पेसिफिक अगर जाते हैं तो ये हो जाएगा जुलाई। कितनी जुलाई? 27 जुलाई। ठीक है, 27 जुलाई को 1949 में युद्ध विराम कर दिया गया था और एक रेखा जो है निश्चित कर दी गई थी कि ठीक है, ये रेखा भी फिलहाल के लिए आपकी ये है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये परमाणु अप्रसार संधि से संबंधित है। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु अप्रसार संधि के बारे में सही नहीं है, यानी कि एनपीटी की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, न्यूक्लियर ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के बारे में बात हो रही है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? संधि हस्ताक्षरकर्ताओं को दो श्रेणियों में विभाजित करती है, जिनके पास परमाणु अस्त्र हैं और जिनके पास नहीं है। तो आपको एक निकालना है कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन इसमें दिए गए नहीं दिए गए हैं, तो यानी कि एक ही चूज करना है। दूसरा क्या कह रहा है? एबीएम संधि के बाद परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए डिजाइन किए गए हैं। एक प्रभावी अंतरराष्ट्रीय शासन के निर्माण के लिए एनपीटी दूसरा कदम था। ठीक है, सी कह रहा है यह गैर हथियार राज्यों को परमाणु सामग्री के अपने होल्डिंग्स के निरीक्षण के लिए प्रतिबद्ध करता है। और जबकि डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है कि पहले मुख्य रूप से हथियार प्रणालियां, समानता और संबंधित भू रणनीतिक पर ध्यान केंद्रित किया गया था। तो यहाँ पर जो है अगर एनपीटी की बात करें तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है एबीएम, ये एबीएम संधि के बाद परमाणु जो ये सेंटेंस है ये रॉन्ग है, क्योंकि पहले एनपीटी आती है। कब आती है? ये 1968 में क्या होता है, कब ये 1968 में जो है क्या है हस्ताक्षरित किया था, यानी कि इस पे हस्ताक्षर किए जाते हैं और 1970 से ये प्रभावी हो जाता है। इसके तीन मुख्य उद्देश्य होते हैं। कौन कौन से? परमाणु अप्रसार और निशस्त्रीकरण दूसरा, तीसरा था कि शांतिपूर्ण उपयोग। ये तीन इसके जो है मेन उद्देश्य होते हैं एनपीटी के। ठीक है, अप्रसार और शांतिपूर्ण उपयोग और क्या है निशस्त्रीकरण, ये तीन उद्देश्य होते हैं, इसके ध्यान रखना। और जबकि ये एबीएम क्या है? एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी है, जो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो ये हुई थी। ठीक है, इसमें इन दोनों ने सबसे पहली बार हस्ताक्षर किए थे। और ये कब आती है? 1972 में जो है ये आती है। ठीक है, तो क्या हुआ, पहले एनपीटी आती है, उसके बाद ये एएमबी आती है, जबकि इसमें बताया गया है कि एनपीटी दूसरा कदम था। नहीं, एनपीटी पहले आती है और एएमबी बाद में आती है। ऑप्शन बी यहाँ पर जो है गलत है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछ रहा है। ठीक है, चलिए हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आत्मनिर्णय की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा है? यह स्पष्ट है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा के साथ यह अवधारणा उपनिवेशवाद को समाप्त करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, अगला है यह बहुसांस्कृतिक समाजों के भीतर आत्मनिर्णय के सिद्धांत का अनुप्रयोग है, जो सबसे जटिल है। तीसरा है उपनिवेशों की स्वतंत्रता आत्मनिर्णय सिद्धांत की भूमिका के अंत का प्रतीक है। जबकि चौथा कह रहा है कि आत्मनिर्णय की अवधारणाएं क्षेत्रीय सीमाओं को परिभाषित करने के लिए आधारों की पहचान के लिए कोई प्रावधान नहीं करती हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन सी जो है आपका यही गलत है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा कि देखो ये क्या है, आत्मनिर्णय की अवधारणा होता क्या है? आत्मनिर्णय की अवधारणा होता है कि इसमें जो है सभी देश स्वाधीन, जितने भी देश हैं उनको स्वाधीन रहने का अधिकार है और अपने संबंधित जो है देश के लिए एक जो है शासन, जो सुशासन है उसको चुनने का अधिकार भी है। और इसमें आत्मनिर्णय के जो ये अवधारणा है, इसमें जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं वुड्रो विल्सन, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, कुछ अपने सिद्धांत देकर के, यानी कि कुछ ऐसे विचार देकर के इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रंग भेद का संबंध किस देश से है? किस देश से है? इटली से है, दक्षिण अफ्रीका से है, फ्रांस से है या भारत से है? देखो सामाजिक भेद और क्या बोलते हैं इसको, जातिगत भेद, रंग भेद, ये पूरे विश्व की समस्या रही है। लेकिन अगर हम रंग भेद की बात करें तो ये मूल रूप से दक्षिण अफ्रीका की समस्या रही है। ठीक है, ये इससे बहुत जो है जूझता रहा है काफी समय तक। गोरे काले रंग भेद यानी गोरे काले में भेद, तो ये दक्षिण अफ्रीका की समस्या रही है और इसके लिए गांधी जी ने आंदोलन भी वहां पर चलाया था, अभियान भी चलाया था। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानवाधिकारों को सार्वभौम
घोषणा के बारे में सही तथ्य है, जो मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा है उसके बारे में सही तथ्य हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सही क्या है वो आपको देखना है। यह दस्तावेज बिल्कुल अंग्रेजी मैग्ना कार्टा और अमेरिकी अधिकारों के बिल की प्रति है, यानी कि उसकी कॉपी है। बी कह रहा है इसे 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा अपनाया गया। ठीक है। सी कह रहा है इसे 10 दिसंबर 1948 को फ्रांस में उद्घोषित किया गया। जबकि डी क्या कह रहा है, डी कह रहा है कि एलेनोर रूजवेल्ट ने यूडीएचआर मसौदा समिति की अध्यक्षता की। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ये सही पूछ रहा है कि सही तथ्य क्या है, तो यहाँ पर सही डी है आपका। जो रूजवेल्ट थे, इन्होंने यूडीएचआर मसौदा समिति की अध्यक्षता की थी। ठीक है। और यूडीएचआर क्या है? यूडीएचआर है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये यूडीएचआर का फुल फॉर्म है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी, रूजवेल्ट थे, अमेरिका के राष्ट्रपति है ना, इन्होंने की थी। तो ये ऑप्शन आपका जो है राइट हो रहा है। और इसे 10 दिसंबर फ्रांस में उद्घोषित किया गया था। तो इनमें से कोई भी गलत नहीं, लेकिन देखो यहाँ पर जो है डेट बिल्कुल सही दी है। इसे 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा अपनाया गया। नहीं, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अपनाया गया था। तो यहाँ पर ये इतना सही पार्ट है और ये इतना जो है इतना गलत बात है, यानी कि जो संस्था का नाम दिया गया है वो गलत है, इसके जो अंक का नाम दिया गया है वो गलत है, और जबकि डेट सही है। ठीक है। तो इस तरह से भी आपको आधा राइट और आधा रॉन्ग करके भी वो भ्रमित कर सकते हैं। तो देखना एक एक जो है फैक्ट उसके अंदर जो दिया गया है सब पे ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आपने ये सही देखा और आपने इसको जो है टिक कर दिया, नहीं, ये गलत है, क्योंकि ये इसका आधा पार्ट गलत है। ऑप्शन डी यहाँ आपका राइट हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पश्चिम एशिया की राजनीति और समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन कौन से हैं? मोटे तौर पर इस क्षेत्र में 4 अलग अलग जाति सांस्कृतिक संस्थाएं हैं। कौन कौन सी? तुर्क, फारसी, अरबी और इजरायली। ये 4 हैं, यहाँ पर मोटे तौर पर गिना जा रहा है, यहाँ पर तो 4 हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है। तो जो पश्चिमी एशिया है इसे क्या पूर्व मध्य भी बोलते हैं। ठीक है। तो वहां पर क्या हो जाता है, ये 4 जो है तुर्क, फारसी, अरबी और इजरायली, ये जो है इस तरह की अलग अलग जो है जाति और सांस्कृतिक संस्थाएं यहाँ पर मिलती हैं। दूसरा है प्राचीन सिल्क रूट, जो चीन को यूरोपीय बाजारों से जोड़ता था, इस क्षेत्र से होकर गुजरता था। भारत भी इस व्यापार मार्ग से जुड़ा हुआ था। तो ये भी बिल्कुल सही है। जो चीन का रूट है जिसे सिल्क रूट बोलते हैं, रेशम मार्ग बोलते हैं, तो वो यही जो है पूर्व मध्य यानी कि ये पश्चिमी एशिया से होकर गुजरता था और यूरोप तक जाता था। और इसी से जो है एक मार्ग कटा हुआ था, वो भारत में आकर के जुड़ता था, जिससे कि भारत जो है मसाले वगैरह अपने निर्यात करता था, दूसरे देशों में भेजता था, वो भी व्यापार करता था उसी मार्ग से। तो इसी जो सिल्क रूट है, इससे एक रूट जो है भारत की तरफ कटा हुआ था। तो ये दोनों ही राइट है यहाँ पर। तो ऑप्शन हो जाएगा, क्या पूछ रहा है, विचार करें और कौन सा कथन सही है। तो सही है 1 और 2, यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। दोनों ही यहाँ पर सही है। ठीक है। ये एक एक इसमें जो सेंटेंस दिए गए हैं, इसलिए मैं कॉन्सेप्चुअल लेकर के आ रही हूँ। जो एक एक सेंटेंस दिए गए इन सभी पे ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर जो 2-3 सेंटेंस दिए गए हैं, इससे आपके एक क्वेश्चन नहीं बल्कि कई सारे क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, क्योंकि ये सेंटेंस अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। इसलिए जो है एक एक सेंटेंस पर आप ध्यान रखना कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है। इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन करती हुई चल रही हूँ, जबकि आपका ये बहुत ही क्रूशियल टाइम चल रहा है, उसके बाद भी ये मुझे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ से आप चीजों को पकड़ लेंगे तो आपको एग्जाम में जो है काफी ज्यादा आसानी होने वाली है। ठीक है। क्या है? अंतरराष्ट्रीय राजनीति की शास्त्रीय यथार्थवाद विश्व दृष्टि की सबसे उपयुक्त धारणा निम्नलिखित में से कौन सी है? शास्त्रीय यथार्थवाद की बात वो कर रहा है, तो इसमें जो है सबसे उपयुक्त धारणा निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए कह रहा है कि शास्त्रीय यथार्थवादी अंतरराष्ट्रीय संघर्ष की व्याख्या अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की अराजक संरचना के ढांचे के भीतर करते हैं। ठीक है। बी कह रहा है शास्त्रीय यथार्थवादियों के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना राष्ट्र के व्यवहार का एक प्रमुख निर्धारक है। ठीक है। जबकि सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक सत्ता एक अंतहीन संघर्ष से प्रेरित है, जिसकी जड़ें मानव स्वभाव में है। ठीक है। और डी क्या कह रहा है कि शास्त्रीय यथार्थवादी इस बात पर जोर देते हैं कि संघर्ष उत्पन्न हो सकता है, भले ही पक्षकारों का एक दूसरे के प्रति उदार इरादा हो। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है ये? यहाँ पर
ये पूछ रहा है कि सबसे उपयुक्त धारणा कौन सी है? सबसे उपयुक्त ये है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय राजनीति सत्ता एक अंतहीन संघर्ष से प्रेरित है जिसकी जड़ें मानव स्वभाव में है। तो जो यथार्थवादी मार्गन भाव है, तो ये बताते हैं कि जो प्रत्येक राज्य, जो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था है, अंतरराष्ट्रीय संबंध है, इसमें प्रत्येक राज्य यानी कि राष्ट्र राज्य जो होते हैं, ये क्या करते हैं कि सबको अपने हित की होती है, अपने हित के लिए सभी जो है ये आकर के जुड़ते हैं और इनका हित जो है सर्वोपरि होता है। और इसमें क्या होता है फिर, ये जो सत्ता एक अंतहीन संघर्ष है, यानी कि सत्ता को पाने के लिए इनके बीच में हमेशा संघर्ष चलता रहता है। वहां पे सत्ता भी हो सकती है, पावर भी हो सकती है, अपना हित भी हो सकता है, और जिसकी जड़ें मानव स्वभाव में है। ये बताते हैं कि मानव का स्वभाव ही ऐसा है जो सत्ता के लिए मतलब हर समय जो है सत्ता को पाने के लिए लालायित रहता है, यानी कि वो सत्ता और पावर उसको चाहिए, ये इसका मानव स्वभाव है। और इसकी जो है जड़ें कहाँ है? मानव स्वभाव में। जो अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक सत्ता है, जो अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक सत्ता है, उसमें जो अंतहीन संघर्ष चलता रहता है, इसकी जड़ें कहाँ हैं? मानव स्वभाव में है। तो ये एक उपयुक्त अवधारणा है, और जो हैंस जे मर्गनथाउ हैं, ये इसको बताते हैं। इन्होंने 6 सिद्धांत दिए हैं इस बारे में जो मेन है। तो जो हैंस जे मर्गनथाउ, इनके अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीति क्या है? ये क्या है कि शक्ति के लिए संघर्ष है। ये साफ-साफ कहते हैं कि शक्ति के लिए संघर्ष, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शक्ति के लिए संघर्ष जो है चलता रहेगा, बताते हैं। और इनकी जो फेमस पुस्तक है, इसमें ये इन्होंने विचार दिए हैं। इनकी फेमस पुस्तक कौन-सी है? पॉलिटिक्स अमंग द नेशन, द स्ट्रगल द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, ये इसका सबटाइटल है। और जो मेन पुस्तक का नाम है वो पॉलिटिक्स अमंग द नेशन। तो ये इनका फेमस पुस्तक है, उसी में इन्होंने अपने ये सारे विचार दिए हैं। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर जो राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नांकित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राष्ट्रपति को स्टार वॉर्स कार्यक्रम प्रस्तावित किया? तो किस राष्ट्रपति ने स्टार वॉर्स कार्यक्रम प्रस्तावित किया था? तो ये डोनाल्ड रीगन जो थे, इन्होंने किया था। ऑप्शन बी यहाँ पर जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। डोनाल्ड रीगन के द्वारा स्टार वॉर्स कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न कथनों को ध्यान से पढ़िए। क्या है कि 1945 के बाद यूरोप के देशों को पारस्परिक सहयोग का एक अवसर मिला। और फिर है कि सेकंड कह रहा है कि अमेरिका द्वारा डलेस योजना, डॉलर, इसको मार्शन प्लान भी कहते हैं, डॉलर योजना भी कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो और इसका एक नाम और है रिकवरी प्लान, ठीक है, वो भी कहते हैं। तो अमेरिका द्वारा जो है डॉलर योजना द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन का प्रयास किया गया। तो ये दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। यहाँ पर क्या है, सेकंड सही है, एक गलत है, एक सही है, वो एक गलत है, ये दोनों सही हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट जाएगा। दोनों ही जो है सेंटेंसेस यहाँ पर सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि परमाणु छाता यानी कि न्यूक्लियर अम्ब्रेला, ये जो है शब्द का तात्पर्य क्या है? तो इस शब्द का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए में आपको बताया जा रहा है कि परमाणु आपूर्तिकर्ता राज्यों का एक समूह है, जबकि बी कह रहा है कि परमाणु शक्ति से युक्त सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य। सी कह रहा है कि प्रमुख परमाणु शक्तियों द्वारा गैर परमाणु राज्यों को दी गई संरक्षण की गारंटी। और डी कह रहा है परमाणु प्रौद्योगिकी प्राप्त करने में प्रयासरत राज्यों का एक समूह। ठीक है, तो यहाँ पर जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला यानी परमाणु छाता है, इसका मतलब यहाँ पर सी निकलेगा कि जो प्रमुख परमाणु शक्तियां हैं, इनके द्वारा जो गैर परमाणु, जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है, उनको क्या किया जाएगा कि उनको ये सुरक्षा दी जाएगी। सुरक्षा की गारंटी ये देश देते हैं कि ठीक है, आप जो है परमाणु हथियार मत बनाओ, हम तुम्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं। और इसी बेसिस पर ये एनपीटी और सीटीबीटी ये सब जो है संधियां लेकर के आते हैं, जिसमें कई सारे देश जो है हस्ताक्षर भी करते हैं। लेकिन भारत ने नहीं किया है, क्योंकि भारत को किसी के झंडे के नीचे नहीं जाना था। उसको अपनी सुरक्षा अपने हाथ करनी थी। और उसका मतलब भारत का ये दृष्टिकोण था कि या तो आप भी समाप्त कर दो तो हम बनाएंगे नहीं, और यदि आप रखते हो तो हम तुम्हारे अम्ब्रेला के नीचे हमें आना नहीं, हम अपनी सुरक्षा अपने हाथों में रखेंगे। तो उसने जो है परीक्षण किए, पोखरण 1, पोखरण 2, प्रतिबंध लगाए गए, समय के साथ हट भी गए, लेकिन उसने अपना जो है सुरक्षा का बंदोबस्त खुद ही कर लिया। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे।
अगला क्या कह रहा है, राष्ट्रवाद के संदर्भ में यूरोप में एक संस्कृति, एक राज्य, एक मान्यता का प्रयोग किया गया। कब किया गया? मैग्ना कार्टा के समय, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के समय। तो यहाँ पर जो है दो ही ऑप्शन दिए हैं, चलिए सी ऑप्शन कर लेते हैं यहाँ पर। प्रथम विश्व युद्ध के बाद, विश्व युद्ध के बाद, और डी कर लेते हैं कोई नहीं, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, जो एक संस्कृत एक राज्य की मान्यता का प्रयोग किया गया, कब किया गया? यूरोप में। यूरोप में कब किया गया? तो ऑप्शन सी देखो यहाँ पर सही होगा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है एक ऐसी लहर चली कि इसमें जो है यूरोप के जो देश थे उनकी कायाकल्प हो गया, जैसे कि जर्मनी, इटली, रोमानिया, ये कई जो क्षेत्रीय राज्य थे उनको मिलाकर बने, जिनकी वो क्षेत्रीय राज्य मिलकर के बने, जैसे कि जर्मनी, इटली, ये सब ऐसे बने। आसपास के जो है कई क्षेत्रीय राज्य थे उनको मिलकर के बने। क्यों? क्योंकि और क्योंकि इनकी जो जो क्या थी, वो थी राष्ट्रीय पहचान, यानी कि इनकी राष्ट्रीय पहचान एक जैसी थी। तो ये सब मिलकर के कई जो आपस के जो पास में क्षेत्रीय राज्य थे उनको मिलाकर कौन-कौन सी, जर्मनी, इटली, रोमानिया जैसे देश बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय पहचान, समान राष्ट्रीय पहचान के आधार पर इन सब जो है देशों का निर्माण होता है। और इसमें क्या है, काम क्या करता है कि एक संस्कृत एक राज्य की मान्यता का प्रयोग किया गया, ठीक है। एक संस्कृत एक राज्य, और यूरोप में ही इसका जो है मेन प्रचलन था। यहाँ पर ऑप्शन सी जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि नीचे दो अभिकथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन जिसमें एक को अभिकथन ए है और दूसरा तर्क रीजन दिया गया है। तो सबसे पहले हम अभिकथन देख लेते हैं। ये आपका दिया गया है ए। क्या कह रहा है कि भारत व पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौते पर 1972 में हस्ताक्षर किए गए थे। तर्क क्या है इसका कि इस समझौते में कहा गया कि दोनों देश अपने विवादों को अन्य देशों की मध्यस्थता से सुलझाएंगे। तो जो भारत व पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौते पर 1972 में हस्ताक्षर किए गए, ये आपका राइट है। जबकि समझौते में ये नहीं कहा गया था कि किसी अन्य देश की मध्यस्थता से अपने जो प्रॉब्लम है, यानी कि समस्याएं हैं, इश्यूज हैं, उनको सुलझाएंगे, ऐसा नहीं कहा गया था। इसमें ये कहा गया था कि दोनों देश हैं, ये द्विपक्षीय बातचीत यानी कि वार्ता से, यानी कि दोनों मिल बैठकर डिस्कशन करके अपनी प्रॉब्लम्स को आगे जो है सुलझाएंगे। तो ये कथन यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए गिवन ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा? ए आर दोनों सही है? नहीं है, ए आर दोनों सही है, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ए सही है और आर गलत है, ठीक है। आर क्यों गलत है वो भी मैंने बता दिया, क्योंकि अगर सही सेंटेंस आए तो आप पहचान सके उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गैर पश्चिमी देशों की विश्व आर्थिक व्यवस्था में शामिल होने का इनमें से कौन सा परिणाम होता है? तो कौन सा परिणाम होता है देख लेते हैं। ए है कि अर्धपरिधि का मजबूत होना, बी कह रहा है सामंतवाद का सुदृढ़ होना, जबकि सी कह रहा है उनका पूंजीवाद के विस्तार का विरोध करने की क्षमता बढ़ना, और डी कह रहा है अभिष्ट वर्ग का दुर्बल होना। तो यहाँ जो गैर पश्चिमी देश जो विश्व आर्थिक व्यवस्था में शामिल होते हैं, तो उनका क्या हो जाता है, उनका पूंजीवाद का जो विस्तार हो रहा है, तो उसमें विरोध करने की उनकी क्षमता बढ़ जाती है। जब उस अर्थव्यवस्था के अंदर जाकर एंट्री कर करके उसमें जब कुछ रोल प्ले करते हैं, तो क्या होता है, उनकी कहीं न कहीं पावर इंक्रीज होती है कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसका विरोध कर सकें। जो पूंजीवादी के विस्तार की जो ये अ, ये नीति है, इसका विरोध कर सकें। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्पादन के साधनों का अभिव्यक्तिकरण की अवधारणा इनमें से किसकी व्याख्या करती है? किसकी करती है? अर्धपरिधि की उत्पत्ति, या केंद्र में स्थित देशों का अपनी स्थिति का खोना, या फिर पश्चिम में सामंतवाद से पूंजीवाद का बदलाव, या फिर विश्व के कुछ देशों के अल्प विकास की स्थिति। तो जो ये उत्पादन के साधनों का अभिव्यक्तिकरण की अवधारणा है, किसकी व्याख्या कर रही है? विश्व के कुछ देशों का अल्प विकास की स्थिति, इसकी ये व्याख्या करती है। और ये अवधारणा किसने दिया है? ये अवधारणा जो ये पीपी रे इन्होंने दिया है। और ये कहते हैं कि जो कुछ देश जो अल्प विकसित हैं, यानी कि अल्प विकसित विकास की अवस्था में हैं, ये इनकी अपनी खुद की जो है सामाजिक वहाँ की कंडीशन है, यानी कि वहाँ की खुद की जो समाज की प्रवृत्ति है, तो उसके कारण है।
उसके कारण यानी कि वो समाज की जो प्रवृत्ति है वो ज्यादा विकसित नहीं, यानी कि वो ज्यादा एडवांस नहीं है, उनकी सोच जो है वैसी है। तो इसलिए जो वहाँ की देशज यानी कि उनकी लोकल सामाजिक जो प्रवृत्ति है समाज की, यानी कि लोगों की जो सोचने समझने की, रिएक्ट करने की और चीजों को देखने की दृष्टिकोण वगैरह है, तो ये जो प्रवृत्ति है इसी कारण उनका अल्प विकास है। यानी कि वो उसकी उनकी प्रवृत्ति को दोष दे रहे हैं कि उनकी प्रवृत्ति ऐसी नहीं है कि उनका विकास हो सके। तो ये कौन रे ने इन्होंने दिया है इस चीज को, यहाँ लिख देते हैं, कभी इनका नाम भी पूछते, पीपी रे के द्वारा दिया गया है। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर सूची दी गई है और सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है, ऊपर कर लेते हैं, लिस्ट देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, और क्या कह रहा है कि पहला है एजी फ्रैंक खुलापन, जबकि दूसरा है कार्ल डब्ल्यू ड्यूस प्रणाली सिद्धांत सिस्टम। ठीक है, तीसरा कह रहा है मिखाइल गोर्बाचोव संचार सिद्धांत, और जो मार्टिन कापलान है निर्भरता सिद्धांत डिपेंडेंसी थ्योरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे एजी फ्रैंक जो है ये निर्भरता सिद्धांत से संबंधित हैं, तो ये हम यहाँ कर देते हैं इसको 4। जो कॉल डब्ल्यू ड्यूस हैं ये किससे संबंधित है, तो ये संचार सिद्धांत से संबंधित है, यहाँ पर हम कर देते हैं 3rd। ठीक है, जो मिखाइल गोर्बाचोव हैं तो ये किससे हैं, ये जो खुलापन यानी ग्लासनोस्ट से संबंधित है, तो यहाँ हम फर्स्ट कर देते हैं। और जो मार्टिन कापलान है ये किससे संबंधित है, ये तो प्रणाली सिद्धांत से संबंधित है, यहाँ हम कर देते हैं 2nd। तो हमारा हो जाएगा 4 4 3 1 2। तो ठीक है 4 3 1 2, इसको देख लेते हैं पहले 4 3 1 2, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है आपका सही हो रहा है, 4 3 1 और यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो वो देख लेंगे। ठीक है, 4 3 1 2 आपका सही है। चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतरराष्ट्रीय संबंधों में हेंस जे मार्गेनथाउ के यथार्थवाद के सिद्धांत का मुख्य सिद्धांत नहीं है, तो कौन सा नहीं है देख लेते हैं। राष्ट्रीय हित के संदर्भ में सदैव परिभाषित होता है, राजनीति गतिविधि एक स्वायत्त क्षेत्र है, राजनीति सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों द्वारा शासित होती है, राजनीति मानव स्वभाव में सन्निहित है, तो कौन सा सिद्धांत नहीं है। ठीक है, कौन सा एक नहीं है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है क्या नहीं है, तो ये नहीं, सी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि राजनीतिक सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों द्वारा शासित होती है, तो ऐसा नहीं है। मार्गेनथाउ के अनुसार जो है क्या है, राजनीति सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों द्वारा शासित नहीं होते ही है। ठीक है, इन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग नेशन में क्या दिया था, 6 मुख्य सिद्धांत दिए थे, और उनको हम देख लेते हैं कि कौन कौन से दिए थे, ऐसे ओरली आप देख लीजिए। पहला था कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति मनुष्य के वस्तुनिष्ठ स्वभाव पर आधारित होती है, जैसे कि इसकी क्या है, यहाँ राजनीति मानव स्वभाव में सन्निहित है। ठीक है, और क्योंकि स्वभाव को मनुष्य स्वभाव को उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया है कि वो सत्ता पाना चाहता है, पावर को हासिल करना चाहता है। ठीक है, दूसरा क्या कहता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति का केंद्र राष्ट्रीय हित होता है, इसमें राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होता है, बाकी सारी चीजें दरकिनार कर दी जाती है। तीसरा कहता है कि राष्ट्रीय हित सदैव परिवर्तनशील होता है, जैसे कि इसको कैसे समझ लें कि जो 1980 के दशक में अमेरिका ने क्या किया कि जो आतंकवादी थे इनको सपोर्ट किया कि सोवियत संघ का जो है मतलब इनका साम्यवाद को क्या करने के लिए इसका मतलब साम्यवाद को रोका जा सके, इसलिए इन्होंने जो आतंकवादी संगठन को सपोर्ट किया। लेकिन जब उसी आतंकवादी संगठन ने 2001 में जब इस पे हमला कर दिया अमेरिका पे, तो क्या किया, इसने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया, यानी कि उस पर जो है आक्रमण करना शुरू कर दिया। तो राष्ट्रीय हित चेंज हो गया, पहले उसी को वो उन्होंने सपोर्ट दिया, उन्हीं का खड़ा किया हुआ था वो, और दोबारा क्या है कि जब उन पर हमला होता है तो वो उसको जो है उस पर आक्रमण करते हैं, उसको बर्बाद करने के लिए उठ खड़े होते हैं। तो राष्ट्रीय हित चेंज हो गया, 20 सालों में ही क्या हो गया, राष्ट्रीय हित चेंज हो गया। तो राष्ट्रीय हित सदैव चेंज होता रहता है, ये मार्गेनथाउ कहते हैं और सही भी है। ठीक है, मतलब परिवर्तनशील होता है, और अंतरराष्ट्रीय राजनीति नैतिकता से संचालित नहीं होती है, यानी कि राष्ट्र सर्वोपरि होता है, नैतिक दरकिनार कर दी जाती है नैतिकता जो है। और क्या है, राष्ट्र के उद्देश्यों को सदैव विवेक से संचालित किया जाता है, यानी कि विवेक जो है वहां पर वो मायने रखता है, मेन रोल अदा करता है। और नैतिकता वहां पर, विवेक के आगे नैतिकता वहां पर कोई काम करती नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति की बात हो रही है अकॉर्डिंग टू मार्गेनथाउ। ठीक है, और फिर छठा क्या कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति एक स्वायत्त प्रक्रिया है, ऐसा भी ये बोलते हैं कि स्वायत्त प्रक्रिया है। ठीक है,
तो ये सभी सही है, सिर्फ ऑप्शन सी नहीं सही है। और 6 सिद्धांत इनके महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो मैंने ऐसे बोल दिया है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, एक्सप्लेन भी कर दिया है, ठीक है, कि कैसे कैसे थोड़े से एग्जाम्पल दे करके। टाइम कम है अभी, तो चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका जो है राइट हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय घटनाओं को उनके समय के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये अंतरराष्ट्रीय घटनाएं हैं, इनको इनके समय के क्रम में जो है आपको व्यवस्थित करना है। पहला है बोल्शेविक क्रांति, वर्साई की संधि, नाजी जर्मनी सोवियत अनाक्रमण समझौता, और ये क्या है, एक देश के समाजवाद। इन सभी को जो है ऑर्डर में लगाना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम, बोल्शेविक क्रांति कब होती है, आप सबको पता है, ये 8 मार्च 1917 को होती है। वर्साई की संधि कब होती है, ये भी आपको सबको पता है, 28 जून 1919, यानी कि कब होती है, 28 जून 1919, प्रथम विश्व युद्ध के बाद होती है वर्साई की संधि। और इसमें जो है काफी जो है दुर्व्यवहार होता है, उसी पर जो है द्वितीय विश्व युद्ध की जड़ें यही इसी संधि में होती हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, नाजी जर्मनी सोवियत अनाक्रमण समझौता, ये कब होता है, तो ये होता है 1939 में होता है। और एक देश के समाजवाद अगर हम बात करें तो ये 1924 में होता है, 1924 में होता है। तो देख लीजिए, सबसे पहले ये 17 ले लेंगे, पहला आ जाएगा, ये दूसरा आ जाएगा, फिर ये तीसरा हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा चौथा, ठीक है, ये हो जाएगा चौथा। तो हमारा क्या हो, आंसर क्या हो गया, पहला पहला दूसरा और चौथा और तीसरा, पहला दूसरा चौथा और तीसरा, ये आपका पहला दूसरा तीसरा, ठीक है, और चौथा, ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन जो है दिए नहीं गए हैं शायद। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय राजनय के प्रति तुष्ट दृष्टिकोण, देख लेते हैं अब इसको, कि अंतरराष्ट्रीय राजनय के प्रति तुष्ट दृष्टिकोण से संबंधित विल्सन के 14 सूत्र में इनमें से कौन से जो है पहलू हैं। व्यापार के लिए आर्थिक रोकें लगाई जाएं, ये एक कह रहा है, ठीक है, जबकि दूसरा कह रहा है कि पोलैंड के राज्य को समुद्र तट तक निर्बाध प्रवेश नहीं दिया जाए, शांति की खुली संविदाएं जिन तक खुलकर पहुंचा जाए, सभी उपनिवेशी दावों को मुक्त खुले दिमाग से और निष्पक्ष समायोजन, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई, इनमें से कौन से सही हैं जो विल्सन के अनुसार 14 सूत्र दिए गए थे। तो यहाँ पर जो है कौन सा आपका तीसरा एक राइट हो जाएगा और चौथा राइट हो जाएगा, ठीक है। दो यहाँ ऊपर से गलत है, क्योंकि पोलैंड राज्य को समुद्र तक निर्बाध प्रवेश नहीं दिया जाए, तो ये गलत है। इसमें बोला था कि निर्बाध प्रवेश दिया जाए पोलैंड राज्य को, यानी कि समुद्री मार्ग तक पहुंचने के लिए सभी को जो है क्या है, जगह देनी चाहिए, यहाँ प्रवेश देना चाहिए। कोई अगर जो देश लैंड से घिरा हुआ है तो उसको, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है तीसरा और चौथा सही हो जाएगा। जो तुष्ट दृष्टिकोण था उसमें उससे संबंधित जो है विल्सन, अमेरिकी राष्ट्रपति जो है विल्सन ने क्या, वुड्रो विल्सन ने 14 सूत्र दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन जो है थर्ड एंड फोर्थ किसमें है देख लेते हैं, ये दोनों सेंटेंस आपके सही हैं। तो ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, थर्ड एंड फोर्थ। तो आज का सेशन हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, और आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे, जो कि शाम को रात में पब्लिश हो जाएगी अराउंड 9 PM। और ये जो है कुछ क्वेश्चन इसमें अभी इंपॉर्टेंट बच रहे हैं, तो हम आज ही उसको भी पब्लिश कर देंगे। और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसमें सारे जो है टीजीटी पीजी संबंधित इंपॉर्टेंट नोट्स क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप सभी जो है पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है। सभी चीजों ध्यान हटा करके अपने इंस्टीट्यूट फोकस कीजिए, आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है। और बार बार उसी चीज को करने से अच्छा है एक बार में करके खत्म कर दो, और सिलेक्शन ले लो और जिंदगी के थोड़े से मजे लो, यानी कि जिंदगी को एंजॉय करो। अपनी जो लाइफ है उसको एंजॉय करना भी जरूरी होता है। तो जो जिम्मेदारी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो प्रायोरिटी है, उसको पूरा करो, फिर लाइफ को एंजॉय करो, वो भी एक जरूरी पार्ट है हमारी लाइफ का, ठीक है। तो और ठीक है, आज यहीं पर इसको वाइंड अप करते, क्वेश्चन तो भी बहुत हैं, पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट लाइफ। जय हिंद, जय भारत।